Jai Gurudev, dear students. Welcome to the online classes of Sri Guru Kripa Senior Secondary School, Raipur, Marwa. In our last lesson, we started a new topic about the accepting and declining invitation, and we studied about accepting the invitation. Today, we are going to learn declining an invitation. विद्यार्थियों, आज के अध्याय में हम किसी भी इन्विटेशन के बारे में जो हमारी नेगेटिव रेस्पॉन्स होती है, यानी हम डिक्लाइन करते हैं, उसके बारे में सीखेंगे कि उस समय हमें क्या लिखना होता है। डियर स्टूडेंट्स, हमने जो पिछले वीडियो में क्वेश्चन पढ़े थे, उन क्वेश्चन के आधार पर ही हम बताते हैं कि यदि कोई भी इन्विटेशन हमारे पास आता है और हम उस इन्विटेशन में जो कार्य या जो फंक्शन बताया गया है, उस फंक्शन में यदि उपस्थित नहीं हो पाते हैं तो उसके लिए लैंग्वेज किस प्रकार से लिखेंगे। पहले तो मैं ये बता दूं कि जो हमारा एक्सेप्टिंग का जो इन्विटेशन है और जो हमारे डिक्लाइनिंग का इन्विटेशन है, डिक्लाइनिंग का जो इन्विटेशन और एक्सेप्टिंग का जो इन्विटेशन होता है, उसमें जो शुरुआती मैटर होता है, जहाँ पर हम क्वेश्चन को देखते हुए सबसे पहले गेस्ट का नाम लिखते हैं, फिर थैंक्स आता है या थैंक जो भी है, अगर प्लूरल है तो थैंक और सिंगुलर है तो थैंक्स, और फिर हम होस्ट का नाम लिखते हैं। उसके बाद में इन्विटेशन का जो फंक्शन होता है उस फंक्शन के बारे में लिखते हैं, उसकी डेट वगैरह लिखते हैं। तो ये जो मैटर है सारा के सारा, ये सारा के सारा मैटर ऐसे कि ऐसे हम डिक्लाइनिंग वाले रिप्लाई में भी लिखते हैं। यानी ऐसा रिप्लाई जब हम किसी कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, उसके लिए डिक्लाइन कर रहे हैं, उसमें भी लिखते हैं। जो चेंजिंग होती है, जो भी परिवर्तन आएगा, वो परिवर्तन यहाँ जो लास्ट लाइन हम लिखते हैं, ही हैज़ ग्रेट प्लेजर इन एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, इसी लाइन का थोड़ा सा फॉर्मेट बदलता है, इसी लाइन की थोड़ी सी लैंग्वेज बदलती है, बाकी सारा के सारा इन्विटेशन उसी प्रकार से हम रिप्लाई में लिखते हैं। और जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन में भी ये लैंग्वेज आपको मिलती है, यू आर सो एंड सो, फिर जिसने बुलाया उसका नाम आता है और फंक्शन आता है, डेट आती है, सारी चीज़ें उसमें आती है। लेकिन एक लाइन उसमें जोड़ दी जाती है, यू आर अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन। क्या लाइन जोड़ दी जाती है? थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज करके बार बार जोड़ दी, यू आर अनेबल टू अटेंड दिस फंक्शन। और कई बार उसमें ये भी लिखा हुआ आ जाता है कि रीज़न क्या है। कई बार लिखा हुआ जाता है ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क। ठीक है, ये लिखा हुआ जाता है। उसके बाद में सीधा लिखा हुआ जाता है राइट ए फॉर्मल रिप्लाई टू दिस इन्विटेशन या टू द इन्विटेशन। तो इस तरह से जब भी आपके प्रश्न में अनेबल वाली लैंग्वेज आती है, यानी प्रश्न में लिखा हुआ जाता है अनेबल लिखा हुआ जाता है और उसका रीज़न भी लिखा हुआ जाता है ड्यू टू एन अर्जेंट वर्क, तो इसका मतलब ये है कि ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसी लाइन को थोड़ा सा उपयोग में लेते हुए हम उस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। तो आइए हम देखते हैं, इस जानकारी के आधार पर ही हम देखते हैं कि किस तरह से हम किसी भी इन्विटेशन का जो रिप्लाई है नेगेटिव में, या हम उसको डिक्लाइन करते हुए और अपनी अनेबिलिटी बताते हुए लिखते हैं। अब देखिए, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन लिखा हुआ आ गया, यू आर हरेंद्र सिंह, यू हैव रिसीव्ड an invitation from Mr. देवेंद्र
वर्मा टू ए डिनर on 5th May 2021 at Hotel Mangalam, Ajmer, arranged on the 25th wedding anniversary of Mr. Devendra Singh. Write a formal reply for not being able to accept the invitation. तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से प्रश्न जो है आपके सामने आता है। आप इस प्रश्न को देख रहे हैं, जो आपने एक्सेप्टिंग द इनविटेशन वाला क्वेश्चन पढ़ा है उस क्वेश्चन से ज़्यादा अंतर नहीं है। उसमें भी गेस्ट का नाम, होस्ट का नाम, प्लेस, फंक्शन सारे लिखे हुए आते हैं। सिर्फ इसमें देखो लास्ट वाली लाइन जो है थोड़ी सी परिवर्तित है। राइट ए फॉर्मल रिप्लाई फॉर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। उसमें आता है राइट ए फॉर्मल रिप्लाई एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, और यहाँ लैंग्वेज लिखी हुई आ रही है फॉर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन। अब जो चीज़ हमने बताई थी पहले वीडियो में कि हमें एक्सेप्टिंग का जो रिप्लाई होता है वो कैसे लिखते हैं, वो सारी लैंग्वेज लगभग मैंने अभी कहा था शुरुआत में सारी वो की वो आएगी। हम जब किसी भी फॉर्मल रिप्लाई को लिखते हैं तो सबसे पहले हम किसका नाम प्रश्न में ढूंढते हैं? गेस्ट का। जैसे, और गेस्ट का नाम कौन सा होता है? जहाँ पर लिखा हुआ था यू आर करके, और यहाँ गेस्ट का नाम आ रहा है हरेंद्र सिंह, और हम शुरुआत भी उसी से करते हैं। यदि उसके साथ मिसिस वर्ड लिखा हुआ है तो उसको भी लिखते हैं, नहीं तो सिंगल उसी का नाम लिखते हैं। जैसे यहाँ आ जाएगा, सबसे पहला वर्ड आ जाएगा मिस्टर, फिर आ जाएगा हरेंद्र सिंह। इससे हम अपने आंसर की शुरुआत करेंगे। फिर नेक्स्ट वर्ड जो हमें सिखाया था क्या आता है? थैंक या थैंक्स। अगर प्लूरल है तो थैंक, और सिंगुलर है तो थैंक्स। यहाँ हरेंद्र सिंह क्या है? सिंगुलर, तो हम लिखेंगे थैंक्स। उसके बाद में गेस्ट का होस्ट का नाम आता है। होस्ट वो होता है जिसने निमंत्रण दिया है, और उसका नाम हमें मिलता है जब फ्रॉम वर्ड कहीं लिखा हुआ आता है। जैसे यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम, तो फ्रॉम के आगे जो नाम होता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है मिस्टर देवेंद्र वर्मा, तो वो क्या हो गया? यहाँ पे होस्ट हो गया। और गेस्ट का नाम हमने पहले लिख दिया। गेस्ट कौन है? हरेंद्र सिंह। और गेस्ट का नाम कहाँ आता है? पहले। होस्ट का नाम कहाँ आता है? बाद में। तो यहाँ आ जाएगा थैंक्स। अब देखो यहाँ केवल मिस्टर लिखा हुआ है, मिसिस एंड मिस्टर नहीं लिखा हुआ है, तो यहाँ हम वही नाम लिखेंगे जो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मिस्टर देवेंद्र शर्मा। आ गया? तो मिस्टर हरेंद्र सिंह, थैंक्स मिस्टर देवेंद्र शर्मा। ये लैंग्वेज हम एज इट इज़ कहाँ यूज़ करते हैं? एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन, उसमें यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट जो आता है, हम क्या करते हैं? जैसे इसको थैंक्स दे रहे हैं देवेंद्र शर्मा को, तो किसके लिए दे रहे हैं?
उसने जो इनवाइट किया उसके लिए, तो वो लैंग्वेज यहाँ देखो सबसे पहले आता है फॉर। अब यहाँ आता है या तो आएगा डियर या आएगा हिज। अगर निमंत्रित करने वाला एक है, निमंत्रण देने वाला एक व्यक्ति है तो आएगा हिज, या स्त्रीलिंग है तो आएगा हर, और यदि बहुवचन है मिसेस एंड मिस्टर लिखा हुआ आ गया है तो यहाँ आएगा डियर। अब हमारे क्वेश्चन में यहाँ क्या आ रहा है, देवेंद्र शर्मा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ लिखेंगे फॉर हिज काइंड इनविटेशन। इस लैंग्वेज को हम क्वेश्चन के आधार पर ड्राफ्ट करते हैं। यहाँ जो नाम दिया हुआ आएगा, बहुवचन दिया हुआ आएगा तो डियर आ जाएगा। अगर यहाँ स्त्रीलिंग दिया हुआ आ जाता है, फेमिनाइन दिया हुआ आ जाता है, यहाँ आएगा हर। तो मिस्टर हरेंद्र सिंह थैंक्स मिस्टर देवेंद्र शर्मा फॉर हिज काइंड इनविटेशन। ठीक है, उसके बाद में लैंग्वेज कौन सी आ जाती है क्वेश्चन की, यहाँ से इनविटेशन किसके लिए है, टू ए डिनर। फिर सेम लैंग्वेज आगे से आगे चलती जाएगी, ऑन 5 मई। यहाँ आ गया किसके लिए निमंत्रित किया, डिनर के लिए। फिर तारीख कौन सी है, 5 में आगे आ गई 2021। फिर प्लेस का नाम दिया हुआ तो वो भी लिख दे, 8 होटल मंगलम। ये आ गया प्लेस का नाम। उसके बाद में देखो यहाँ आया हुआ अरेंज्ड ऑन द 25th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ मिस्टर देवेंद्र सिंह। अब यहाँ स्टूडेंट्स आप कई बार क्या करते हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज लिखते समय थोड़ा बहुत भी विचार नहीं करते कि जो वर्ड, कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो नई वापस नहीं लिखे जाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ जैसे ये अरेंज्ड वर्ड है, कई बार आपको जब क्वेश्चन दिया जाता है आप ध्यान भी नहीं देते वो कि वो वापस लिख देते हैं। यहाँ अरेंज्ड वर्ड वापस नहीं आएगा। यहाँ जैसे प्लेस आ गया, प्लेस के बाद में फंक्शन आएगा सीधा, क्योंकि अभी तक फंक्शन नहीं आया है, अभी तक आया डिनर, डेट आई है और प्लेस आया है। फंक्शन ये है 25th वेडिंग एनिवर्सरी, तो यहाँ पर फंक्शन ही आएगा, अरेंज्ड वर्ड नहीं आएगा। और सीधा फंक्शन के पहले क्या आ जाएगा, ऑन द 25th वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ, और ये नाम वापस एज इट इज लिख सकते हैं। यहाँ मिसेस एंड मिस्टर लिखेंगे, मिसेस एंड मिस्टर देवेंद्र सिंह, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा था कि जब हम फॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं तो थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं, तो यहाँ यू वी इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं होते फॉर्मल रिप्लाई में, तो हम एज इट इज़ वहाँ। अब पहले तो हमने थैंक्स किसको किया, मिस्टर देवेंद्र शर्मा को, लेकिन एनिवर्सरी किसकी, अकेले उसकी है नहीं, हस्बैंड वाइफ दोनों की है, इसीलिए हमने लिख दिया मिसेस एंड मिस्टर देवेंद्र सिंह। यहाँ थोड़ा सा हमने दिमाग का इस्तेमाल करते हुए थोड़ा सा लिखा है। कई बार जो है प्रश्न की लैंग्वेज आपको काम में लेनी है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको भी सोचना है कि वहाँ परिवर्तन क्या हो सकता है, वो परिवर्तन आपको जरूर करना है। तो यहाँ तक आ गया, फंक्शन आ गया। अब देखते हैं आगे क्या आएगा। ये लैंग्वेज अगर हम एक्सेप्टिंग द इन्विटेशन होता तो भी हम इस लैंग्वेज को लिखते, और यहाँ हम बता रहे हैं फॉर नॉट बीइंग एबल टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, तो उसमें भी इसी लैंग्वेज को काम में लिया जा रहा है। परिवर्तन जो होना है वो यहीं से परिवर्तन होगा, यानी जो आप रिप्लाई कर रहे हैं वो रिप्लाई नेगेटिव में हो रही है, अफर्मेटिव में हो रही है, बस यही अंतर आएगा। अब उसके बाद में यहाँ कॉमा लग के नेक्स्ट चीज इससे जुड़ती हुई आ जाती है, क्योंकि ये व्यक्ति हरेंद्र सिंह पहले तो क्या कर रहा है, थैंक्स कर रहा है, लेकिन यहाँ इसके बाद में ही वो क्या कर देगा, क्षमा मांग लेगा। तो यहाँ लिख देंगे बट रिग्रेट्स, क्या लिख देंगे, रिग्रेट्स, यानी क्षमा याचना करता है। किस चीज के लिए वो रिग्रेट्स कर रहा है, बीइंग अनेबल टू अटेंड द फंक्शन। बीइंग अनेबल, देखो यहां जो आ रहा है बीइंग अनेबल, यहां हम लिख सकते हैं एज इट इज लैंग्वेज, और ये भी चीज हमने यहां लिख दिया बीइंग अनेबल, यहां लिखा हुआ है नॉट बीइंग एबल, इसी को हमने क्या लिख दिया, बीइंग अनेबल टू एक्सेप्ट द इनविटेशन। अब आ जाएगा वो कि वो लैंग्वेज ड्यू टू, ये रीजन जरूर लिखते हैं जब भी हम फॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं, और
हम उसको डिक्लाइन कर रहे हैं तो उसमें हम रीज़न ज़रूर बताते हैं, और रीज़न हम ज़्यादातर यही बताते हैं, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट होम, ज़्यादातर यही लिखा जाता है। और बाकी कुछ कंडीशन में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि किस कारण से वो मना कर रहा है तो वो चीज़ हम लिख देते हैं, और नहीं लिखा हुआ आता तो हम एक जनरल लैंग्वेज रखते हैं, ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट ऑफिस या एट होम, ये चीज़ आ जाती है। और अर्जेंट की जगह अनअवॉइडेबल शब्द भी आ जाता है। अनअवॉइडेबल यानी जिसको त्यागा नहीं जा सके या जिसको अवॉइड नहीं किया जा सके, तो वो वर्ड भी यूज़ किया जा सकता है, अनअवॉइडेबल। इस वर्ड का भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा ड्यू टू सम अर्जेंट वर्क एट होम, और लास्ट में किसी प्रकार का भी इन्विटेशन हो, चाहे वेडिंग एनिवर्सरी है, चाहे बर्थडे है, जब आप डिक्लाइन कर रहे हैं तो लास्ट में अपनी विशेष जरूर जो है कन्वे करते हैं, क्योंकि आप जा तो नहीं रहे हैं लेकिन आप इस रिप्लाई के द्वारा उनको अपनी बधाइयाँ जरूर देते हैं, उनको अपनी शुभकामनाएं जरूर देते हैं। तो यह लास्ट लाइन में लिख देंगे, ही विशेष मैनी मैनी हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी टू मिसेस एंड मिस्टर देवेंद्र सिंह। तो इस तरह से जो भी ओकेजन होता है, बर्थडे होता है तो मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे टू, और जिसका बर्थडे होता है उसका नाम आ जाता है यहाँ पे। तो जब भी आप डिक्लाइन कर रहे हैं इन्विटेशन को तो इस बात का जरूर ध्यान रखना, आपको लास्ट लाइन में अपना जो है विशेष जो है अपनी वो जरूर कन्वे करनी है, वो जरूर लिखनी है। तो इस तरह से विद्यार्थियों हम देखते हैं कि हम किसी भी इन्विटेशन में जब आता है कि आप वहाँ एबल नहीं है या अनेबल है टू एक्सेप्ट द इन्विटेशन, उस इन्विटेशन को एक्सेप्ट करने के लिए, तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, लास्ट वाली लाइन जो होती है उसमें ही परिवर्तन होता है, बाकी सारी की सारी लाइन क्या होती है, इक्वल आती है। जैसा कि हम लिखते हैं फॉर्मल रिप्लाई ऑफ एन इन्विटेशन एक्सेप्टिंग। इस तरह से आपने सीखा कि कैसे हम जो है किसी भी इन्विटेशन की फॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं एक्सेप्ट करते हुए और या फिर उसको डिक्लाइन करते हुए। दोनों ही प्रकार के आपने पिछली बार मैंने जो है एग्जाम्पल बताए थे, उसका होमवर्क भी दिया था। इस बार मैंने इसका डिक्लाइन का एग्जाम्पल बताया, इसका होमवर्क भी आपको दिया जाएगा। अब हम जो है इसी इन्विटेशन में ही एक पार्ट और आता है, इनफॉर्मल रिप्लाई। इनफॉर्मल रिप्लाई टू एन इन्विटेशन। अब इसके भी वापस इनफॉर्मल रिप्लाई जो होती है वो थी फॉर्मल रिप्लाई। पहले क्या था, फॉर्मल, और इसका ऑपोजिट वर्ब क्या है, इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल रिप्लाई टू एन इन्विटेशन इसमें भी दो पार्ट के रूप में आता है, एक तो एक्सेप्ट करना और दूसरा आता है डिक्लाइन करना। पैटर्न वो कि वो दो पैटर्न, यानी आप तो या तो उसमें स्वीकार कर रहे हैं कि हम वहाँ पर आएंगे, और या आप मना कर रहे हैं कि नहीं हम वहाँ पर उपस्थित नहीं हो सकते। दोनों ही प्रकार के इनफॉर्मल रिप्लाई लिखे जाते हैं। अब इनफॉर्मल रिप्लाई में क्या क्या खास बात होती है, वो किस तरह से फॉर्मल रिप्लाई से डिफरेंट होता है, उसको हम देखते हैं। इनफॉर्मल रिप्लाई सबसे पहली बात तो किसको लिखा जाता है, ये टू, यानी पहली चीज इसकी खास बात क्या है, किसको लिखा जाता है, टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। ठीक है, यानी हमारे जो निकट के मित्र होते हैं, हमारे जो संबंधी होते हैं, उनको लिखा जाता है। इसका नाम ही है इनफॉर्मल, यानी अनौपचारिक। एक तो होता है फॉर्मल यानी औपचारिकता बस, हमें कोई भी किसी भी जगह पे जो हमारा परिचित होता है, जिसके साथ हमारी सामान्य जान पहचान होती है, वो अपने फंक्शन में हमें बुला सकता है, और जब हम उसको हम किसी प्रकार का रिप्लाई लिखते हैं तो वो फॉर्मल की श्रेणी में आ जाता है। और जब हम किसी ऐसे व्यक्ति को रिप्लाई लिख रहे हैं जो कि हमारा फ्रेंड है, हमारा रिलेटिव है, जो हमारा खास है, तो उसको जब हम रिप्लाई में लिखेंगे तो वो आ जाएगा इनफॉर्मल रिप्लाई।
तो एक तो हम टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इसको हम लिखते हैं ये इनफॉर्मल रिप्लाई। दूसरी खास बात क्या होती है कि इसमें फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन का यूज होता है। यानी आप फर्स्ट पर्सन का यूज भी कर सकते हो, सेकेंड पर्सन का यूज भी कर सकते हो। हमने फॉर्मल रिप्लाई में देखा, फॉर्मल रिप्लाई में केवल किसका यूज होता है, थर्ड पर्सन का। जबकि हम इनफॉर्मल रिप्लाई जब लिखते हैं तो हम उसमें फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आप इसको कह सकते हो इनफॉर्मल रिप्लाई जो होता है वो इक्वल टू इनफॉर्मल लेटर होता है। यानी आप यूँ भी कह सकते हो उसका फॉर्मेट जो होता है इनफॉर्मल लेटर की तरह होता है। ठीक है, उसमें ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी जाती, लेकिन वहाँ पर लैंग्वेज की कोई भी बाध्यता आपके नहीं होती है, कोई फॉर्मेट फिक्स फॉर्मेट नहीं होता है। अब इसको कह सकते हो कि इसका एक फॉर्मेट जो है फिक्स्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि लिखने वाला जो व्यक्ति है वो जिसको लिख रहा है वो उसका खास दोस्त है, खास संबंधी है, खास व्यक्ति है, तो उसको वो किसी भी लैंग्वेज में उससे संबोधित कर सकता है, किसी प्रकार की भी उससे बातें कर सकता है। उसमें फॉर्मेलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। तो इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते समय इस बात का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता है कि पहले ये लिखना है, बाद में ये लिखना है, ये जानकारी देनी है, ऐसा देना है। बस हमें ये ध्यान देना है कि जो फंक्शन है, जो कार्यक्रम है, उसकी तारीख, उसका दिन, दिनांक, उससे संबंधित बातें लिख दी जाती है और उसमें एक पैटर्न कभी भी तय नहीं होता है। तो फॉर्मल रिप्लाई देखने में आसान है, लेकिन वहाँ लिखते समय आपको एक फॉर्मेट को जो है फॉलो करना पड़ता है। जबकि इनफॉर्मल रिप्लाई देखने में थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन जब आप इसको लिखते हैं तो इसमें आपको किसी भी फॉर्मेट को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से, अपने मनोभावों से, अपने विचारों से जो है किसी प्रकार की लैंग्वेज लिख सकते हो। और इनफॉर्मल रिप्लाई में देखो, फॉर्मल रिप्लाई जो आपने पढ़ा उसमें कहीं भी जो सेंडर्स एड्रेस होता है वो नहीं आता है, जबकि इनफॉर्मल रिप्लाई होता है उसमें सेंडर्स एड्रेस का यूज होता है। सेंडर्स एड्रेस कह सकते हो या आप यूँ कह सकते हो जो रिप्लाई देने वाला व्यक्ति है उसका पता उसमें जरूर लिखा जाता है। तो इस तरह से जब हम इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं तो इन बातों का ध्यान रखते हैं। पहली बात तो ये कि किसको लिखा जाता है, टू फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दूसरी बात, फर्स्ट पर्सन एंड सेकंड पर्सन का इसमें यूज़ कर सकते हैं हम। और तीसरी बात, इनफॉर्मल रिप्लाई जो होता है वो इक्वल टू इनफॉर्मल लेटर होता है, यानी उसका फॉर्मेट जो है एक इनफॉर्मल लेटर की तरह होता है। और दूसरी बात जो है, इसका फॉर्मेट यहाँ हमने फिक्स लिखा है। देखो आप यूँ कह सकते हो इसका फॉर्मेट जो है हम कह सकते हैं नॉट फिक्स्ड। मैंने समझा दिया था लेकिन लिखा नहीं था, फॉर्मेट नॉट फिक्स्ड, यानी इसका कोई निश्चित फॉर्मेट आपके नहीं होता है। आप अपने हिसाब से उस रिप्लाई को लिख सकते हैं। और उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है वो होता है सेंडर्स एड्रेस, वहाँ लिखा हुआ आता है। और लास्ट में जब आप समाप्त करते हैं इस इनफॉर्मल रिप्लाई को, तो सबसे नीचे जो है आप अपना नाम भी जो है, सेंडर्स नेम भी वहाँ आता है। ये भी एक नई चीज़ होती है जो कि फॉर्मल रिप्लाई और इनफॉर्मल रिप्लाई में डिफरेंस है। तो इस तरह से आप इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं। अब हम एक क्वेश्चन के द्वारा इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे इसको लिखा जाता है। स्टूडेंट्स देखिए, क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा है। इनफॉर्मल रिप्लाई से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड प्रमोद to attend the inauguration ceremony of his new firm, Guru Kripa Electronics, on 5th July 2020 at 9 a.m. at shop number 27 Main Market, Ajmer. Write an informal reply accepting the invitation. अब इस क्वेश्चन में हम जैसे हम वहाँ सबसे पहले होस्ट और गेस्ट का नाम ढूंढते हैं, इस क्वेश्चन में जो हमें फाइंड आउट करना है, क्या क्या फाइंड आउट करना है ताकि हम उस क्वेश्चन को व्यवस्थित रूप से लिख सकें। सबसे पहली चीज़, सेंडर्स एड्रेस। प्रेजेंट और नॉट ये देखना है।
यानी उस क्वेश्चन में आपके सेंडर का एड्रेस जो भेजने वाला है उसका पता दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये जो एड्रेस दिया हुआ है शॉप नंबर 27 मैन मार्केट अजमेर, ये किसका एड्रेस है? गुरु कृपा इलेक्ट्रॉनिक्स इसका एड्रेस है जिसका कि इनॉग्रेशन होना है। तो ये एड्रेस सेंडर का नहीं है बल्कि उस व्यक्ति के फर्म का एड्रेस है जिसका उद्घाटन है। इनॉग्रेशन का मतलब होता है उद्घाटन। तो इसका मतलब यहाँ पर जो सेंडर का एड्रेस है वो प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट चीज़ जो हमें ढूंढनी है, सेंडर्स नेम अगर है तो पता करते हैं कोई है या नहीं है। तो यहाँ जो इनविटेशन देने वाला है, इनविटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड प्रमोद, उसका नाम तो है लेकिन जिसको इनवाइट किया जा रहा है उसका नाम नहीं है। तो नॉट सेंडर्स नेम, सॉरी सेंडर्स नेम नॉट प्रेजेंट, वो भी यहाँ पे नहीं है। अब ये दोनों ही चीज़ें ज़रूरी है और दोनों ही चीज़ें प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब क्या करना है? अपने इमेजिन से उसको लिखना है, अपने हिसाब से उसको लिखना है। नेक्स्ट चीज़ जो होता है मैटर, आपको क्या लिखना है, या आप यूँ कह सकते हैं रिसीवर्स नेम है या नहीं है, क्योंकि रिसीवर का नेम डियर करके आएगा, लिखा जाएगा, तो प्रेजेंट है या नहीं है। तो जिसको हम रिप्लाई लिखेंगे उसका नाम यहाँ है तो हम कह सकते हैं वो प्रेजेंट है। तो ये चीज़ आ गई। उसके बाद में ज़्यादातर मैटर हमें कहाँ से काम में लेना है? इसमें से काम में लेना है, और थोड़ा बहुत जो है हमें अपने इच्छा से लिखना है। इसके अलावा इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ ढूंढने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने पहले ही चर्चा कर ली। इनफॉर्मल रिप्लाई जो होता है उसमें कोई भी फॉर्मेट तय नहीं होता है। सिर्फ जो तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है और जो लिखनी ही लिखनी है वो ये तीनों चीज़ें हमने डिस्कस कर ली। सेंडर का एड्रेस, सेंडर का नेम और रिसीवर का नेम प्रेजेंट है या नहीं है। अब हम इसका रिप्लाई लिख के देखते हैं किस तरह से इसका रिप्लाई आएगा। सबसे पहले हमने कहा था सेंडर का एड्रेस आता है, यहाँ दिया हुआ नहीं है, तो हम यहाँ अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे हाउस नंबर 36 जयनगर ब्यावर। ये क्या आ गया? सेंडर का एड्रेस, जो रिप्लाई भेज रहा है उसका ये एड्रेस है। और यहाँ पे डेट भी मेंशन की जाती है। डेट कौन सी होगी? जैसे कि ये जो फंक्शन की डेट होती है उससे 5-7 दिन पहले की डेट आप लिख सकते हो, 10 दिन पहले की डेट भी लिख सकते हो। तो यहाँ जैसे हम डेट 5 जुलाई को फंक्शन है, 5 जुलाई को फंक्शन है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 22 जून 2020। उसके बाद में जो सॉल्यूशन आता है, जैसे हम लेटर में लिखते हैं तो यहाँ सॉल्यूशन आ जाएगा। यहाँ हम लिख देंगे डियर, और डियर के बाद में किसका नाम आएगा? जिसने हमें इनवाइट किया है। किसने किया है इनवाइट? प्रमोद ने। तो हम यहाँ लिख देंगे डियर प्रमोद। उसके बाद में हम अपने हिसाब से लैंग्वेज ले सकते हैं। जैसे कोई भी फंक्शन है तो उसके लिए हम सबसे पहले बधाई ले सकते हैं, बधाई दे सकते हैं। तो हम शुरुआत कर सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेसन से। फिर उसके बाद में लैंग्वेज अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। जैसे आई एम वेरी हैप्पी टू नो, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन, आई एम वेरी ग्लेड टू रिसीव योर इन्विटेशन, इट इज़ माई प्लेजर इन रिसीविंग योर इन्विटेशन। इस प्रकार की कोई भी लैंग्वेज हम लिख सकते हैं। हम जनरल लैंग्वेज यहाँ पे लिख देंगे कॉन्ग्रेचुलेसन्स, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन। इस जनरल लैंग्वेज को हम लिख सकते हैं क्योंकि इसमें कोई भी फॉर्मेट फिक्स नहीं होता, इसलिए आप इसी फॉर्मेट को या इसी लाइन को बार बार यूज़ कर सकते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन, आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन। उसके बाद में आप बता सकते हैं कि इन्विटेशन किसका है। टू अटेंड, जो प्रश्न की लैंग्वेज है वो काम में ले सकते हैं। टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी, इनॉग्रेशन सेरेमनी। फिर उसके बाद में जो क्वेश्चन में लैंग्वेज लिखी हुई है ऑफ, अब यहाँ देखो एक लैंग्वेज लिखी हुई है हिज।
या हिज की जगह आपको यूज़ करना है योर, क्योंकि ये अपने मित्र को पत्र लिख रहा है और उसमें सेकंड पर्सन यूज़ करेगा, तो यहाँ आ जाएगा ऑफ योर न्यू फर्म, और फर्म का नाम जो उसमें लिखा है वो लिख देंगे हम, गुरु कृपा इलेक्ट्रॉनिक्स। ऑन, और जो डेट उसमें आएगी उसको भी मेंशन कर देंगे 5 जुलाई 2020। उसके बाद में 8, जिस तरह से हम लिखते हैं यहाँ लिख देंगे 9 AM। जिस तरह से फॉर्मल रिप्लाई में हम लैंग्वेज काम में लेते हैं वो भी यहाँ काम में ले रहे हैं। 8 शॉप नंबर 27 मैन मार्केट अजमेर। अब यहाँ तक की जो लैंग्वेज हमने काम में ली है वो क्वेश्चन की लैंग्वेज हमने पूरी की पूरी काम में ले ली है। अब इसके बाद में आप चाहें तो लिख सकते हैं अपनी तरफ से कि आपका ये एक सपना था, आप लंबे समय से, आपने काफ़ी समय से विचार कर रखा था इस प्रकार की एक फर्म को ओपन करने का, और वो आज सच हो गया है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और उसके बाद में जो है आप बता सकते हैं कि भाई जो है मैं इस फंक्शन में ज़रूर शामिल होऊंगा, मैं तुम्हारे हर सफलता का हिस्सा बनना चाहता हूँ। इस तरह से आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। जैसे यहाँ हम लिख देंगे आई नो इट वॉज योर ड्रीम टू ओपन ए फर्म लाइक दिस। यानी मुझे पता था कि मैं ये जानता हूँ कि इस प्रकार यह आपका सपना था इस प्रकार की दुकान खोलने का। सो आई एम वेरी ईगर टू शेयर योर जॉय। इसलिए मैं जो है आप बहुत ही उत्सुक हूँ आपकी सफलता में शरीक होने के लिए। आई विल कम, यहाँ मैंने विल का यूज़ किया है जो कि कलर्ड फ्यूचर में बता रहा है और डिटर्मिनेशन को बता रहा है। तो आई विल कम, यहाँ थोड़ा सा इरेज कर देते हैं, जगह कम है इसलिए। विद माई फैमिली टू अटेंड दिस फंक्शन ए डे बिफोर। आप ये चीज़ मेंशन कर सकते हैं, आप चाहो, ये कोई ज़रूरी नहीं है। विद्यार्थी एक बात बता दूं, जो इनफॉर्मल रिप्लाई होता है उसमें कुछ खास चीज़ें बता दी जाती है। बाकी जो लाइन्स हम लिखते हैं उसमें कोई मैंडेटरी नहीं होता कि वो लाइन लिखे। तो आपको जो सूटेबल लगता है और उचित लगता है कि इसको लिखने से आपका जो है इन्विटेशन का रिप्लाई अच्छा होगा, तो वो लाइन आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो लाइन लिखी है, आई नो इट वॉज योर ड्रीम टू ओपन ए फर्म लाइक दिस, सो आई एम वेरी ईगर टू शेयर योर जॉय, आई विल कम विद माई फैमिली टू अटेंड दिस फंक्शन ए डे बिफोर। अब इसमें क्या होता है कि आप और भी किसी प्रकार की लैंग्वेज जो आप लेटर में लिखते हैं, इनफॉर्मल लेटर्स में लिखते हैं, वो सारी लैंग्वेज यहाँ पे काम में ले सकते हैं। इसके बाद में लास्ट में आप अपना नाम लिख देंगे यहाँ पे योर्स करके। लास्ट में आ जाएगा नीचे योर्स और उसके नीचे आ जाएगा नाम। नहीं दिया हुआ है तो आपको अपनी मर्जी से लिखना है। यहाँ आप लिख देंगे जैसे अनुज, कोई भी नाम लिख सकते हैं अगर नहीं दिया हुआ है तो इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन में जो इनफॉर्मल रिप्लाई के लिए आता है उसका आप जवाब लिखते हैं। सबसे पहले शुरुआत में आपको क्या लिखना है, स्पेशली सेंडर एड्रेस। अब सेंडर्स एड्रेस में जो चीज़ें इंक्लूड हो चुकी आप दे चुके हो कि यहाँ तो पूरा एड्रेस है ये वाला, और उसके नीचे डेट भी मेंशन हो रखी है, इस डेट का भी आपको ध्यान रखना है। और जैसा मैंने बताया, डेट जो है 4 से 7 दिन पहले, 10 दिन पहले की डेट हो सकती है, जो फंक्शन से पहले की डेट होती है, क्योंकि आप उसको समय रहते रिप्लाई करोगे कि आप आ रहे हो या नहीं आ रहे हो। फिर उसके बाद में सॉल्यूशन आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है डियर। उसके बाद में यहाँ एक नाम लिखा हुआ है और वो नाम हमें क्वेश्चन में मिला हुआ है,
क्योंकि यहाँ लिखा हुआ यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर फ्रेंड प्रमोद, तो यहाँ नाम आ गया इसलिए हम यहाँ पे क्या कर देंगे, वही नाम यहाँ पे लिख देंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस जनरल लैंग्वेज है, आप किसी भी रिप्लाई में काम में ले सकते हैं। आई एम वेरी हैप्पी टू रिसीव योर इन्विटेशन, यहाँ तक की लैंग्वेज आप जो है हर प्रकार के रिप्लाई में काम में ले सकते हैं। इनफॉर्मल रिप्लाई जो भी आता है उसमें इस प्रकार की लैंग्वेज तो आप लिख ही सकते हैं। उसके बाद टू अटेंड, यहाँ से मैंने सारा क्वेश्चन की लैंग्वेज काम में लिए। टू अटेंड द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ योर, अब यहाँ मैंने हिज जो है हिज को चेंज करके क्या लिखा है, योर। यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, आप क्वेश्चन की लैंग्वेज यूज़ करते समय हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि वहाँ कौन सा वर्ड चेंज होना चाहिए, उसको सोचें थोड़ा और उसी हिसाब से क्वेश्चन को लिखें। तो ये पूरी लैंग्वेज मैंने क्वेश्चन की काम में लिए, कुछ भी मन से नहीं लिखा है। उसके बाद में यहाँ से आई से लेके जो है ये जो लैंग्वेज है बिफोर, यहाँ तक की लैंग्वेज अपने मन से लिखी है। इसमें आप किसी प्रकार का फेरबदल कर सकते हैं। और यहाँ जो मैंने फंक्शन की डिटेल बताई है वो भी आप चाहो तो छोटी लिख सकते हैं। इस प्रकार के फंक्शन में यानी इनफॉर्मल रिप्लाई में कोई ज़रूरी नहीं होता पूरी फंक्शन की आप डिटेल लिखें, आप हिंट दे के भी लास्ट में लिख सकते हैं कि मैं इस बारे में बहुत खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं यहाँ पे ज़रूर आऊँगा। या फिर आप लिख सकते हो नहीं मैं बहुत आना चाहता हूँ लेकिन मेरी बहुत मजबूरी है या मैं किसी कारणवश वहाँ पे नहीं आ सकता, अगर आपको डिक्लाइन करना है। तो इस प्रकार की लैंग्वेज लिखते हुए आप इनफॉर्मल रिप्लाई लिखते हैं। जय गुरुदेव, थैंक्स।